बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBAC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2024 और स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 2016 का फर्स्ट पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन बी के 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 11 से लेकर 19 तक क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। Question number 11, define solubility product and write KSP expression for the sparingly soluble salt AMBN। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखें कितने ज़्यादा पास्ट पेपर्स में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 2013, 15 का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बताने का मकसद है, पर्पल पे में मैंने पहले भी बताया कि जो पर्पल में क्वेश्चन लिखा होगा उसका मतलब ये होगा कि पिछले पेपर्स में भी ये आ चुका है और अभी स्लाइड चेंज के साथ पूछा गया है। ठीक है, तो पिछले पेपर्स में जो है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन सॉल्युबिलिटी और कोई भी जैसे लेड सल्फेट दे दें, ठीक है, या कोई और सॉल्ट दे दें और उसका कहें कि आप KSP एक्सप्रेशन लिखें भी और उसको या न्यूमेरिकल कोई आ जाएगा और उसको आप सॉल्व भी करें। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी ये पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। यहाँ पर जो है वो सिंपल क्या चेंज आया है कि जर्नल जो AMBN लिखा हुआ है, तो क्या उससे स्टूडेंट्स को KSP एक्सप्रेशन लिखना आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपल ये देखें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो पीछे भी डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद हम इसका यानी ये भी सारा का सारा पीछे जो है डिस्कस हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये जो जर्नल लिखना है ना, जर्नल एक्सप्रेशन, ये यहाँ से इधर से आपका जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है कि जब स्लाइटली सॉल्युबल जो आयनिक कंपाउंड होगा उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, इसका मतलब है कि कुछ जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म में चला जाएगा आयनिक फॉर्म में और कुछ नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो वो अब हमारे पास क्या होता है कि जब हम उसको हल करते हैं तो कुछ यहाँ पे नीचे जमा हो जाता है अनडिज़ोल्व फॉर्म में और कुछ यहाँ पर आइंस की फॉर्म में चला जाता है। तो हमारे पास जो है ना वो एक जो है वो आप कह लें डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी जो आइंस की फॉर्म में है वो सॉलिडिफाई होते जाते हैं। ठीक है, और जो सॉलिड फॉर्म में है वो आइंस की फॉर्म में जाते रहते हैं। तो ये सिस्टम चलता रहता है, यानी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है बिटवीन अनडिज़ोल्व्ड सॉलिड्स और डिज़ोल्व्ड आइंस के दरमियान में। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा कि इन जनरल KSP एक्सप्रेशन फॉर एनी स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड कैन बी रिटन एज, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं कि हम उसको उसके आइंस की फॉर्म में पहले लिख लें फिर KSP लिख लेंगे। तो हमें ये आइंस कैसे बनाने आएंगे। ठीक है, ये तो सबसे पहले आप ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो हमेशा कैटाइन होता है, A+ और B-। ठीक है, यानी जो सेकंड नंबर पे लिखा होगा वो एनाइन होगा हमेशा, फर्स्ट नंबर पे जो लिखा होगा वो कैटाइन होगा। ठीक है, तो आपने A+ यानी A+ और B- लिख लिया। अब A कितने हैं, M। ठीक है, अब हमें नहीं पता M कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 है, कितने हैं। ठीक है, वो नहीं पता हमें। और B कितने हैं, N, वो भी आपने N लिख लिया। तो अब ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, ठीक है, ये जो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स होते हैं ये एक दूसरे की पावर्स भी बनते हैं। ठीक है, m जो है वो b की पावर बन जाएगा, n जो है वो a की पावर बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पर a की पावर n बन गया। ठीक है, और जो है वो b की पावर m बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह से इजीली हम लिख सकते हैं। जब आपने आइंस की फॉर्म में लिख लिया तो बस लास्ट में आप KSP एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आइंस को मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें, यानी इसके आइंस का प्रोडक्ट को, आइंस की जो प्रोडक्ट होती है उसको हम इक्विलिब्रियम पर जो आइंस की प्रोडक्ट होती है उसको हम KSP एक्सप्रेशन कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये देखें A+N स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया, B-M स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लिया, और उनकी पावर्स जो है, जो उनके कोएफिशिएंट्स होते हैं वो उनकी पावर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ थी जो आपने सीख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द pH ऑफ द बफर सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 1 मोलर सोडियम एसीटेट एंड द pKa फॉर द एसिटिक एसिड इज दिस। तो स्टूडेंट्स ये भी पर्पल कलर में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये पिछले जो है पेपर्स में 2013 का फर्स्ट पेपर और 15 का फर्स्ट पेपर, इसमें ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, मीन्स के वहाँ पर हो सकता है डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ आया हो, या वहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर pKa वैल्यू दी हुई है तो वहाँ पर Ka वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो जब आपको एक तरह न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना सिखा दिया जाता है तो फिर आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो जाता है कि स्लाइड चेंज अगर दिया जाता है वैल्यूज़ का
तो वो आप इजीली कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान समझें कि ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये तो मुफ्त के नंबर स्टूडेंट्स को मिल गए, क्योंकि इसमें जस्ट आपको हेंडरसन इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। देखें एसिड की कंसनट्रेशन, सॉल्ट की जो कंसनट्रेशन है वो 1 मोलर थी, एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, pKa दी हुई है और pH ऑफ द बफर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपने हेंडरसन इक्वेशन लगानी है जो कि है pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड, ठीक है, इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही लिखना है, ठीक है। इनकी कंसनट्रेशन हमने क्योंकि मोलर कंसनट्रेशन यहाँ पर पुट करनी होती हैं, तो आप सिंपल इसका जो है वो वैल्यूज़ लगा दें, ठीक है। सॉल्ट 1 मोलर था और एसिड 0.1 मोलर था, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.76, ईजी, ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 13, यूज द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस टू एक्सप्लेन व्हाई एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सम सॉल्ट्स आर एसिडिक और एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब यहाँ पर भी मैंने इसको पर्पल में शो किया हुआ है क्योंकि पिछले पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जैसे कि 2013 का फर्स्ट पेपर और 2015 का थर्ड पेपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स कि इसमें मतलब क्या हुआ होगा, यानी एक पेपर में जो है वो डिफरेंस पूछा हुआ था, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन, ठीक है। तो वहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन पढ़ ली थी कि हाइड्रोलिसिस बेसिकली होता क्या, ठीक है। उसमें हमने ये कहा था कि कोई भी सॉल्ट जब हम उसको वाटर में ऐड करते हैं तो अपने आइंस में चला जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में। वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस फर्दर यानी उनकी कैपेसिटी होती है, देखना पड़ता है उनकी कैपेसिटी है या नहीं, वो फर्दर वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन शो कर देते हैं और सोल्यूशन को जो है वो एसिडिक या बेसिक बना देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है। तो इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने आपको जर्नल, अगेन इस क्वेश्चन में भी उन्होंने जर्नल पूछ लिया। अब होता क्या है, मसला क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ कि वो स्पेसिफिक ना एग्जांपल्स याद कर रहे होते हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड जो है ना वो न्यूट्रल क्यों है, या सोडियम सल्फेट जो है वो एसिडिक सॉल्ट क्यों है, इस तरह से मतलब बहुत सारी उन्होंने किया होता है। लेकिन जब यहाँ पर एग्जामिनर उनसे जनरल बात पूछ लेता है कि फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि बताएं भाई कोई भी सॉल्ट, यानी उसने आपको अब कोई सॉल्ट दिया नहीं है, बस वो कह रहा है कि कोई भी सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है वो एसिड, बेसिक या न्यूट्रल होता क्यों है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर जी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि भाई हमने जर्नली कैसे एग्जामिनर को बताना है, हमारे पास तो यहाँ पर उसने कोई सॉल्ट दिया ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर इसका आंसर लिख के बताती हूँ कि इसमें आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने हाइड्रोलिसिस जो पीछे हमने प्रॉपर्ली इसी तरह का लिखा हुआ है, ठीक है, पिछले पास पेपर्स में भी हमने इसी तरह अटैम्प्ट किया है कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस ऑफ सॉल्ट विद वाटर, ठीक है। पहले यानी वो जो सॉल्ट होता है वो आइंस की फॉर्म में जाता है और उसका रिएक्शन होता है विद वाटर, उन आइंस का, केटाइंस या एनाइंस का रिएक्शन विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये आपको सिंपल डेफिनेशन समझ आ गई। अब आप बताएंगे कि हमने कोई भी एक जर्नल, क्योंकि अब हम जर्नल बात कर रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर ने हमसे जर्नल पूछा हुआ है। अब आप कहेंगे व्हेन अ सॉल्ट MX, ठीक है, कोई भी हमने मेटल और कोई भी उसके साथ एनाइन जोड़ा तो वो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। MX इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, it splits into cations and anions and these ions may react with water, may, ठीक है, मतलब वो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, गिव द फॉलोइंग रिएक्शंस, वो ये रिएक्शंस बना देंगे। अब वो रिएक्शंस कैसे करेंगे, कैटाइन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैटाइन पॉजिटिव है तो वो इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके और सिस्टम में हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर कैटाइंस जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर एनाइंस वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो सोल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करें, हाइड्रोक्सिल आइंस प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मतलब इक्वेशंस आपने लिख के बता दिया। अब आप 2 लाइंस में ना 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करोगे कि कब जो है वो कैटाइंस रिएक्शन शो करेंगे और कब वो रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जो कैटाइंस होते हैं ना अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी ठीक है वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही वो रिएक्शन शो करेंगे। अगर वो वीक एसिड्स या वीक बेसिस बन रहे हैं ना तो वो रिएक्शन शो नहीं करेंगे, हमेशा स्ट्रॉन्ग जो है वो शो करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कैटाइंस ऑफ वीक बेसिस आर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड्स, यानी कोई भी वीक बेसिस हो, जैसे कि हमने यहाँ पर एक वीक बेस ले लिया है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी अगर वीक बेस होगी तो उससे बनने वाला, ठीक है, वीक बेस उससे बनने वाला जो एसिड होता है कॉन्जुगेट एसिड वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और वो जब स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली बात है उसने वाटर के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है, एंड रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूसिंग एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। ये देखें सोल्यूशन एसिडिक हो गया।
इसी तरीके से नेक्स्ट दूसरे पॉइंट में आपने क्लियर कर देना है कि जो एनाइंस होंगे ना, कौन से एनाइंस रिएक्शन करें और कौन से कैटाइंस रिएक्शन करें, आप ये एग्जामिनर को बता रहे हो, ठीक है, कि एनाइंस कौन से वाले एनाइंस रिएक्ट करेंगे, वो एनाइंस जो कि वीक एसिड से हम डिराइव करेंगे, ठीक है, वीक एसिड से ड्राइव करेंगे, और वो होंगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, यानी वीक एसिड से क्या चीज़ हम ड्राइव होती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस डिराइव होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे एनाइंस ऑफ वीक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस एंड दे विल रिएक्ट विद द वाटर प्रोड्यूसिंग बेसिक सोल्यूशन, ठीक हो गया। ये हमने दोनों इक्वेशंस लिख के एग्जामिनर को बता दिया। तो यहाँ तक आपने दोनों इक्वेशन यानी दोनों पॉइंट्स से एग्जामिनर को क्लियर कर दिया कि कैटाइंस कौन से वाले कैटाइंस रिएक्ट करेंगे और कौन से वाले एनाइंस रिएक्ट करेंगे, ठीक है, यानी जो वीक बेसिस से आने वाले कैटाइंस रिएक्ट करेंगे और वीक एसिड से आने वाले कैटाइंस रिएक्ट करेंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। और लास्ट में अब आप देखें रिएक्ट करके सिस्टम में हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्सिल आइंस प्रोड्यूस तो हो गए, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास हमने ये टेबल ज़रूर बनाना है कि ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद वाटर, यानी सॉल्ट्स के जो सोल्यूशंस होते हैं वो हमारे पास 4 तरह के होते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो हमेशा न्यूट्रल होगा क्योंकि उसके कोई भी आयंस जो हैं वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाला जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा क्योंकि उसके जो है ना सिर्फ कैटाइंस जो है वो हाइड्रोलिसिस शो करते हैं, एनाइंस हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते, ठीक है। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा क्योंकि उसके जो है ना वो एनाइंस हाइड्रोलिसिस शो करते हैं और कैटाइंस हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते, ठीक है। लेकिन लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर वीक एसिड और वीक बेस से बनने वाले, तो वही बात है कि दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग यानी कैटाइन भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और एनाइन भी स्ट्रॉन्ग आएगा क्योंकि दोनों पीछे से वीक एसिड और वीक बेस से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों ने रिएक्शन शो करना है, तो सिस्टम में हाइड्रोजन आइंस भी प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोक्सिल आइंस भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सिस्टम को अब हम क्या बोलेंगे, वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो अब वो कह रहे हैं कि इट मे बी इक्वल, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की अमाउंट इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, कोई स्मॉलर भी हो सकती है, मतलब यानी इन दोनों की अमाउंट्स डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो जो पीएच है ना, पीएच जो है वो 7 के इक्वल भी हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है, 7 से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर पीएच 7 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि एच और OH की आयंस की तादाद जो है वो बराबर है, ठीक है। और अगर पीएच कम है 7 से तो इसका मतलब है सिस्टम एसिडिक है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयंस की अमाउंट ज़्यादा थी और हाइड्रोक्सिल की कम थी और सिस्टम एसिडिक हो गया, ठीक है। तो ये टेबल जो है वो बहुत शॉर्टली आपका सारा का सारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनर को क्लियर कर देता है। तो आपने सिंपल इन्हीं पॉइंट्स में जो है वो इस क्वेश्चन को करना है क्योंकि ये जर्नल है। हाइड्रोलिसिस आपने बता दिया, उसकी दोनों इक्वेशंस बता दी, फिर 2 पॉइंट्स में आपने बता दिया कि कौन से कैटाइंस और कौन से एनाइंस जो हैं वो रिएक्शन शो करेंगे वाटर के साथ और सिस्टम को एसिडिक और बेसिक बनाएंगे, और लास्ट में आपने ये टेबल बना देना जिससे पता चल जाएगा कि सोल्यूशन किस तरह से न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक होता है, ठीक है। और इसमें कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ कैटाइंस और एनाइंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन द फॉलोइंग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एज इट इज़ पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2013 के फर्स्ट पेपर में, जो कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं बहुत अच्छे से क्योंकि हमने जब 2013 से ये पेपर स्टार्ट किए हैं तो 2013 में आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं और देख भी लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है, ठीक है। एवरेज, अब एवरेज तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फॉर एग्जांपल स्टार्ट में हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो 10 थी, अब जब हमने रिएक्शन किसी 5 या 10 मिनट बाद देखते हैं तो अमाउंट हो गई है जो 6, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो है वो अब क्या होगी, हमारे पास जो है वो कम हो गई है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट्स की अमाउंट के लिहाज से अगर आप करेंगे तो ये आपके पास जो है वो माइनस में आएगा रेट, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम हो रही है। आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये आपके पास -4 आ जाएगा, ठीक है। और उसको डिवाइड बाय आप टाइम से करेंगे कि पहले टाइम 0 था और अब 5 मिनट्स गुजर गए हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपके पास 5 मिनट्स आ जाएगा। तो ये आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट को देखेंगे तो हम कहेंगे स्टार्ट में प्रोडक्ट 0 थी और अब 10 मोलर उसकी कंसनट्रेशन बन गई है, तो अब आप जब डिफरेंस निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल तो आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 5 मिनट्स, यानी फाइनल माइनस
इनिशियल, तो 5 मिनट्स में जो है वो आपके पास पॉजिटिव में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली दो किसी भी पॉइंट इंटरवल के दरमियान में चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. The average rate of reaction is determined from the difference in concentration divided by the difference between the measurement times, ठीक है। तो अब आपने इसका फॉर्मूला लिख लेना है, C2 माइनस C1 डेल्टा C, T2 माइनस T1 डेल्टा T, ठीक है। तो ये C1 जो है वो कंसंट्रेशन को शो कर रहा है एट T1 और C2 जो है वो कंसंट्रेशन एट टाइम T2 है। तो ये सिंपल आपने परफेक्टली इसका आंसर जो है इसी तरह से अटैम्प्ट करना है। देन आ जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस बेसिकली होता है कि किसी भी लम्हे में, यानी टाइम गुजर रहा है तो किसी भी एक उस लम्हे में हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या। तो ये तो वैसे फार्मूले से तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने उसी इंस्टेंट पे फाइंड आउट करना होता है कि अभी कितना है रेट ऑफ रिएक्शन, अभी कितना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा जो रिएक्शन है ना उसका पहले आप, यानी आप देखें जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ, ठीक है, टाइम मतलब 5 मिनट्स हुए, 10 मिनट्स हुए, 15 मिनट्स हुए, इसे यहाँ पर टाइम चलाते जाएं, यहाँ पर कंसंट्रेशन चलाते जाएं, ठीक है। यहाँ पर अगर जो है वो आपके पास रिएक्टेंट्स इतने थे, आहिस्ते आहिस्ते रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, और एक टाइम आएगा रिएक्टेंट्स ख़त्म हो जाएंगे तो आपके पास इस तरह से स्लोप आ जाएगा। पहले आप ये स्लोप ड्रॉ करेंगे। अब ये स्लोप जब ड्रॉ हो जाएगी तो इस स्लोप के साथ आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। किसी भी लम्हे पे जब आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर स्लोप के साथ आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जब ये टेंजेंट लाइन स्लोप को जिस जगह पर टच करती है, एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पर वो टच हो सकती है, ठीक है। स्लोप के साथ जब हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, तो वो किसी एक ही पॉइंट पे, ये तो अच्छे से अभी ड्रॉ नहीं हो रहा, तो वो एक ही पॉइंट पर उसको जो है वो टच करता है। ये तो मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो ये अब ये इसको अगर हम करीब करें, ठीक है, किसी एक लम्हे पे जिसको टच करता है, वैसे आप अपनी कॉपी पे जब ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कर्व के साथ टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच होता है। तो अब उस पे ना आपने स्लोप फाइंड आउट करना है, यानी ये जब टेंजेंट ड्रॉ कर लिया तो इसका यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको उस लम्हे पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएं, देखें इसकी डेफिनेशन क्या लिखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, ठीक है, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट इज़ डिटरमिन्ड फ्रॉम द स्लोप। कौन स्लोप आप निकालेंगे कहाँ से? टेंजेंट टू द कर्व, यानी जो कर्व है उसके साथ टेंजेंट ड्रॉ करके तो उसकी आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये देखें ये स्लोप है ना, स्लोप कहाँ किस तरह से हमने निकाली है, टेंजेंट टू द कर्व करके तो हमने ये स्लोप निकाली है एट दैट टाइम, ठीक है। किसी भी टाइम पे आप वो 0 टाइम पे करना चाह रहे हैं, 5 मिनट गुजरने के बाद करना चाह रहे हैं, 10 मिनट गुजरने के बाद करना चाह रहे हैं, तो उसी जगह पे आपने टेंजेंट की लाइन को उस कर्व के साथ टच करना है, ठीक है। और उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ डी एक्स इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल टी, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज़ गिवन बाय, ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। अगेन ये पर्पल कलर में लिखा होता है, इसका मतलब 2013 के फर्स्ट पेपर में, 2015 के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपका मस्ट जो है वो एग्जाम्स में आता है, तो आपने उसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट के जो पेपर्स हैं 2013 और 15 में बहुत ही डिटेल से ये समझाए हुए हैं, ठीक है। अगर मतलब आपने पिछले वो कर लिए हैं और अब आप ये कर रहे हैं तो ये आपका जो है वो रिवाइज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। द रिएक्शन गिवन बिलो इज़ द फर्स्ट ऑर्डर इन H2 एंड हाफ ऑर्डर इन Br2। अब यहाँ पर उन्होंने ना पूरा आपको न्यूमेरिकल नहीं दिया, आपको आधे से दे दिया है। मतलब पीछे वाले न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता था कि हमें पहले ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ तक तो हमने आपको करके बता दिया कि फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड हाफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2। तो अब आप रेट लॉ इक्वेशन लिखें, समझे कि आपको लास्ट स्टेप करने के लिए बोल रहे हैं और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दें, ठीक है। तो आपने पूरे पीछे से स्टेप्स नहीं करने, आपने डायरेक्ट करना है, आपने इक्वेशन लिखनी है और आप कहेंगे कि द गिवन इन्फॉर्मेशन शोज़ दैट
कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन के जो कंसंट्रेशन है उसके फर्स्ट ऑर्डर के साथ और ब्रोमीन की कंसंट्रेशन के साथ हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ, ठीक है। और ओवरऑल इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे, फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल और कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर आप 1 शो करें या ना करें, 1 ना लिखें तो इसका मतलब है ये 1 ही है, ठीक है। तो इसको आप जब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो वो क्या होगा, यानी ए के साथ 1 है ऑर्डर और इसके साथ हाफ है, तो 1 + 1/2 3/2 इज इक्वल्स टू 1/5, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक और कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करना है कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि 4 ऑप्शंस होते हैं ना, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी, अब वहाँ लिखा होता है मे बी नेगेटिव, होल नंबर, ठीक है, मे बी पॉजिटिव, या मे बी मतलब यहाँ पे लिखा होता है कि फ्रैक्शन भी होता है, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सारा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव बी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि एक रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उस जब एक रिएक्टेंट को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कम होने लगता है तो हम कहते हैं कि इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यानी जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं उसमें हम बेशक रिएक्टेंट डालते रहें, जब तक हम लाइट नहीं देंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा, तो वो इसका मतलब है कि वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अगेन दिस इज़ रिपीट। अब देखें बहुत सारा, जब आप पीछे इतने मैक्सिमम 6-7 पेपर्स तैयार करके आ चुके हैं, यहाँ पर आप देखें चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं और बिल्कुल स्लाइड चेंज के साथ रिपीट होती हैं, तो वो आपको बताया जाता है कि क्या स्लाइड चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। मास परसेंट फाइंड आउट करना है, यानी परसेंट वेट बाय वेट को मास परसेंट कहते हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए और सिंपल उसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो कंटेनिंग 10 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी शुगर आपके पास सॉल्यूट है और वाटर आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है। और फार्मूला जो है उसमें आप देखें कि आपको सॉल्यूट ऐड करना, सॉल्यूट की वैल्यू लगानी है, सॉल्वेंट की लगानी है या सोल्यूशन की लगानी है, ठीक है। अगर सोल्यूशन की लगानी होगी तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अलग अलग सॉल्यूट की लगानी है तो 10 लगाएंगे, सॉल्वेंट लगानी है तो 100 लगाएंगे, ठीक है। तो पीछे भी ये जो है न्यूमेरिकल्स 2015 के सेकंड पेपर में 2 जगह पे ये मास परसेंट से रिलेटेड जो है वो आपको फार्मूला जो है वो यूज़ हो चुका है और वो आपको बताया जा चुका है, ठीक है। तो अब सिंपल देख लें, जो स्लाइड चेंज के साथ आया तो मैं वो सॉल्व ज़रूर करवाऊंगी, ठीक है। जो बिल्कुल एज इट इज़ रिपीट हुए हैं तो वो नहीं हम करेंगे क्योंकि अब पीछे हम उसको कर चुके होते हैं। तो मास ऑफ शुगर जो है वो 10 ग्राम है, वाटर जो है वो 100 ग्राम है और सोल्यूशन का भी मास जो है इन्होंने यहाँ पर फिर निकाला, क्योंकि जब दोनों मिलते हैं तो सोल्यूशन बनाते हैं और फॉर्मूले में जहाँ पे सोल्यूशन होगा तो हमें सोल्यूशन का ही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। मास ऑफ शुगर प्लस वाटर 110 हो जाएगा। तो अब हम इसका फॉर्मूला प्रॉपर देख लेते हैं। देखें, वेट परसेंट वेट बाय वेट, जिसको हम मास परसेंट भी कहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें शुगर नहीं लिखना चाहिए बल्कि हमें सिंपल जर्नल फार्मूला लिखना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट क्या था, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन क्या था, 110। तो हमारे पास आंसर आ गया 9.09%, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आसान है, ईजी था, मतलब मुफ्त के नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, यूजिंग रोड्स लॉ प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। यानी पहले आप देख लें कि वो आपको क्या कह रहे हैं, यानी आपको कह रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि रिलेटिव लोअरिंग क्या चीज़ है भाई। रिलेटिव लोअरिंग होती है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइड बाय यानी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इसको हम रिलेटिव लोअरिंग कहते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यानी x2, यानी ये जो है वो आपने प्रूव करना है। तो ये जब हम राउट्स लॉ पिछले जो क्वेश्चंस में हम पढ़ चुके हैं 2014 के सेकंड और 2015 के सेकंड पेपर में, ठीक है, तो उसमें हमने इन राउट्स लॉ की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिटेल से कर ली हैं, ठीक है। कभी आपको ऐसा डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन कि राउट्स लॉ की 2 स्टेटमेंट्स लिख दें, कि कहीं आ सकता है कि राउट्स लॉ की तीनों स्टेटमेंट्स लिखें। तो जब हम लिखते भी हैं तो उनको हमें मैथमेटिकली प्रूव भी करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास राउट्स लॉ की 3rd स्टेटमेंट है। तो आपको लिखना कैसे है,
पहले यहाँ पर देख लें कि 2014 का जो पेपर है उसमें जो राउट्स लॉ आया था वो किस तरह का क्वेश्चन था, सीधा सीधा व्हाट इज़ राउट्स लॉ एंड गिव इट्स टू स्टेटमेंट। तो आपने इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, और उसके बाद इसको प्रूव किया। तो यहाँ पे मैंने तीनों ही करवा दी थी कि स्टूडेंट जो है वो तीनों उसका क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। ये सेकंड लिखी और उसको उसकी क्वेश्चन लिखी आपने, और ये थर्ड लिखी और ये उसकी क्वेश्चन लिखी है, ठीक है। लेकिन अब हमें जो है वो इस तरीके से जो है वो आगे मतलब अभी वाले पेपर में 2016 में किस तरह इसको अटैम्प्ट करना है। अब देखिए आपने स्टार्ट जो राउट्स लॉ करना है ना वो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही करना है, ठीक है। बेसिकली वही आपको बता रहा होता है कि जब एक नॉन वोलेटाइल यानी आपके पास एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, लेकिन आप उसके अंदर कुछ डाल देते हो। क्या डाल देते हो? नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिज़ोल्व कर देते हैं उसके अंदर, तो उसका जो वेपर प्रेशर है ना वो मतलब कम हो जाता है। लेकिन मतलब वो बताते हैं कि वो वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, वो वेपर प्रेशर हो जाता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए 1 यूज़ होता है। तो अब यहाँ से इस इक्वेशन से हम जो है वो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सॉल्वेंट के इक्वल हो गया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वालिटी और पी नॉट लग गया, ठीक है। तो फिर हमने जो बाइनरी इक्वेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ऐड करें तो वो 1 के इक्वल आ जाता है, और अगर x1 निकालेंगे तो वो 1 माइनस x2 आ जाएगा। उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से यानी हम इसको यानी पी नॉट आ गया, पी नॉट को इधर भी और अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में पी नॉट आ गया, ठीक है। अब पी नॉट जो एक है उसको हम इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, जो हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया ना, इसको पॉजिटिव करने के लिए इस नेगेटिव साइन को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो p को नेगेटिव कर देगा और p नॉट को पॉजिटिव कर देगा। तो जो पॉजिटिव चीज़ है उसको हम पहले लिख लेते हैं p नॉट माइनस p, ठीक है। ये पिछली भी स्लाइड में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब p नॉट माइनस p का मतलब है कि प्योर सॉल्वेंट का तो वैसे ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वेपर प्रेशर था 100, अब सॉल्वेंट डालने के बाद हो गया 70, तो 100 माइनस 70 यानी लोअर हो गया ना, कितना लोअर हो गया? 30 लोअर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जो डेल्टा p है वो प्योर वेपर प्रेशर में से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकालने से डेल्टा p आता है, ठीक है। तो जब यहाँ तक आपने लिख दिया, आप बता रहे हैं कि p नॉट माइनस p बेसिकली क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में p नॉट को डिवाइड कर देना है डेल्टा p से, ठीक है, और वो आ जाएगा x2 के इक्वल। तो ये बेसिकली आपके पास आ गया है। हम इसको कहेंगे कि राउट्स लॉ कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर हमने ब्रैकेट में बताया कि हम रिलेटिव लोअरिंग क्या किसको रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मतलब हम पीछे मतलब हम पूरा जो है वो डिराइव करके आ चुके हैं, ठीक है। लास्ट में अगर आप बताना चाहें तो बता भी सकते हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। अगर नहीं बताना तो ना बताएं, लेकिन यहाँ पर है हमारे पास कि क्योंकि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सॉल्वेंट का और जो है प्योर सॉल्वेंट का और सोल्यूशन का दोनों का जो है वो वेपर उसके ऊपर अफेक्ट करता है टेम्परेचर, इसलिए उसका इफेक्ट दोनों में कैंसिल आउट हो जाता है। तो ओवरऑल ये क्वांटिटी जो है यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है और एकदम से जो है उसको करके थर्ड पे जाके उसको ख़त्म कर देना है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने सेकंड वाले लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया और उसी को ला के बिल्कुल एट दी एंड हमने अपना जो है उसको प्रूव करना था उसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ होती है, आपने इस चीज़ को देखना होता है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और हम उसको वही बताएं जो वो पूछ रहा है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो जो डायरेक्टली सिर्फ यही लिख लेंगे ना, ठीक है, मतलब डायरेक्टली वो कहेंगे थर्ड हमसे राउट्स लॉ पूछ लिया तो हम यही वाले जो उसने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और साथ ही इक्वेशन लिख देंगे, तो ये इक्वेशन डिराइव कहाँ से हुई, तो इस वजह से उनके मार्क्स नहीं आएंगे। फिर वो कहते हैं कि जी हमने लिखा पूरा था और हमारे नंबर नहीं आए केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो आपको ये अब देखना है कि प्रॉपरली एक ये कोई चीज़ कहाँ से टपकी है, यूँ तो नहीं होता ना, जहाँ से डिराइव हुई है उसको वहाँ से ही लेकर चलना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। स्टेट एंड एक्सप्लेन हैसेस लॉ यूजिंग अ जर्नल इक्वेशन।
ये क्वेश्चन पीछे कहीं रिपीट नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम आया है। सिंपल आपने हेसेस लॉ की डेफिनेशन लिखनी है और साथ उसकी जो सिंपल सी डायग्राम है उसकी दो पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन दे देनी है, ठीक है। जी एच हैसेस स्टेटेड दिस लॉ इन 1840। इट स्टेट्स दैट द एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम whether the reaction takes place in single step or several step, यानी वो डायरेक्ट होता है और या डिफरेंट स्टेप्स में होता है, तो उनकी टोटल एंथैल्पी जो है वो बराबर रहेगी, ठीक है। अब एंथैल्पी इज़ अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये आपको पहले भी बताया हुआ कि स्टेट फंक्शन क्या होता है कि जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। अब वो ये डिपेंड नहीं करता कि चेंज कैसे आया है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्टेंट ए से बी में जा रहा है और एक जो है वो ए से सी में, फिर डी में और फिर बी में जा रहा है, तो इनिशियली क्या थी एंथैल्पी और फाइनल क्या थी एंथैल्पी, ठीक है। यानी उस पर अगर ये चीज़ डिपेंड कर रही है, हम नहीं देख रहे कि ये किस पाथ से होकर आया है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, तो वो स्टेट फंक्शन होती है चीज़, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। देयरफॉर एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज गोइंग फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन। यानी कोई भी पाथ फॉलो किया जाए उसकी एंथैल्पी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, फाइनल एंथैल्पी पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इट मीन्स कि मैथमेटिकली सम ऑफ एंथैल्पी चेंज इन अ साइकिल इज़ ज़ीरो, ठीक है। फुल होल साइकिल अगर आप ले लें तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इसको मैं आपको समझाती हूँ, ये ज़ीरो वाली बात बच्चों को समझ नहीं आती अक्सर। अब एक्सप्लेनेशन में देखें हमारे पास क्या है। सपोज एक रिएक्टेंट ए है, ए चेंजेस इनटू रिएक्टेंट बी इन वन स्टेप एंड एंथैल्पी चेंज इन दिस स्टेप इज़ डेल्टा एच, ठीक है। यानी ए से बी में जा रहा है और उसकी एंथैल्पी डेल्टा एच है, ठीक हो गया ये चीज़। और नाउ सपोज दिस चेंज टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। अगर ये 3 स्टेप्स में हो, यानी ए से सी में जाए, सी से डी में, फिर डी से जो है वो बी में जाए, ठीक है, तो उसको उसमें जो होगा जो एंथैल्पीज़ होंगी 3 स्टेप्स की, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 आर द एंथैल्पीज़ इन दीज 3 स्टेप्स। देन अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ हम इनको किस तरह से लिख सकेंगे कि ये तीनों जो है वो डेल्टा H के बराबर हैं। जो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि अगर वो डायरेक्ट आएगा उसकी जो एंथैल्पी होगी, अगर वो इनडायरेक्टली डिफरेंट पाथ से आएगा, उन सब की एंथैल्पीज़ को ऐड करें तो दोनों का आंसर बराबर होगा। अगर यहाँ पर 100 डेल्टा H था तो ये हो सकता है ये 20 हो, ये 30 हो, ये 50 हो, लेकिन टोटल जो है वो 100 ही हो गया, ठीक है। और अब साइकिल का क्या मतलब है? साइकिल का मतलब है कि इन ये पूरे जो है ना इन सबको ऐड कर दो। यानी इसका मतलब है कि डेल्टा H, ये सारे इक्वेशन को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3 इज़ इक्वल्स टू, अब इक्वेशन की इस तरफ तो कुछ भी नहीं रहा, इज़ इक्वल्स टू 0। यानी सारे पूरे साइकिल की एंथैल्पीज़ को अगर हम ऐड कर दें, ऐड कर दिया ना, पूरे साइकिल की एंथैल्पीज़ को ऐड कर दिया तो वो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से ड्रॉ भी कर देना है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट है, ये डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है और ये इनडायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए हेसेस लॉ बहुत ही आसान है और बहुत से स्टूडेंट्स इसको अटैम्प्ट नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं अटैम्प्ट करते, ये तो मुफ्त का नंबर है, मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है। यानी आपने इसको डेफिनेशन लिखी, फिर बताया कि ये स्टेट फंक्शन है क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, पाथ और फॉलोड बाय द रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, और सम ऑफ द चेंज इन एंथैल्पी इन साइकिल जो है वो ऑलवेज 0 होती है। फिर आपने ये जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिएक्शन की एंथैल्पीज़ को बता दिया और उनकी इक्वेशन लिख दी, ठीक है, और उसको ड्रॉ भी कर दिया, ठीक है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स इक्वेशन बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको भी हम पर्पल कलर में लिखेंगे क्योंकि 2014 के सेकंड पेपर में हम ऑलरेडी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का क्वेश्चन देख चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टोक्यो के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे, हर पेपर में आएंगे, तो उसका मतलब है कि वो स्लाइड चेंज के साथ आते रहेंगे। वैल्यू चेंज होगी या कोई फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा या कुछ भी, आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स, ईच एंड एवरीथिंग बार बार डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा। लेकिन वो होगा यही कि आपने एक दफ़ा स्टोक्यो के न्यूमेरिकल्स करना सीख लिए हैं तो आपको कोई भी स्टोक्यो का न्यूमेरिकल दिया जाए तो वो आपको करना होगा, आपको आता होगा इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से जब आपको यानी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझा दिया है ना, अब कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाए तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कर लेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ओ ये तो हमारी बुक में नहीं था, ये तो एक्सरसाइज में नहीं था। कोई भी आपको दे दी जाए इक्वेशन तो आपको उसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अप्लाई करके उसको बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक हो गया। वैसे मोस्टली पेपर में जो है ना वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कम टाइम्स रिपीट हुआ है, लेकिन हुआ है, ठीक है। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं।
ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो किस तरीके से होता है कि हम इसको करेंगे। सबसे पहला स्टेप, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स इन द इक्वेशन, यानी हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स इन पे असाइन कर लिए हैं, ठीक है। और अगर आपको डिटेल से इनको समझना है, आपने इनको नहीं समझा हुआ, तो जो easycam4u.com पे चले जाएं, वेबसाइट पे अपना, फिर क्लास 11 पे क्लिक करें, चैप्टर नंबर 12 पे क्लिक करें, और उसमें जो है वो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की जो है वो सारी की सारी डिटेल्ड वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको यहाँ पर लगाना आता ही होगा, ठीक है। जब आगे अगर नहीं आता तो आपको वो वीडियो मस्ट देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन कर लिए। फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमने देखना है कि अब इनमें देखें ना कि जब जैसे सोडियम है, इसमें तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं आ रहा। ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर तो -2 ही है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, दो ऑक्सीजन के ऊपर देखें तो वो -4 होगा ना, ठीक है। तो बेसिकली क्लोरीन का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पर 3 में भी है, 0 में भी है, 1 में भी है और 4 में भी है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन मतलब जो है वो ऑक्सीडेशन जा रहा है +3 से। अब कोई स्टूडेंट ऐसे भी सॉल्व कर सकता है कि +3 से +4 में जा रहा है, तो कोई दूसरा स्टूडेंट इन दोनों को रिलेट कर देता है, +3 से +1 में जा रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। दोनों का डिफरेंट स्टेप्स से होगा, लेकिन मतलब मींस कि डिफरेंट उसका इक्वेशन और बैलेंसिंग वो चलता रहेगा, लेकिन एट द एंड दोनों की बैलेंस होकर सेम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखें किस तरह से किया हुआ है, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक को मैंने कह दिया कि वो +3 से +4 में जा रहा है, और फिर एक 0 से -1 में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यानी जो शायद करीब करीब थे उनको हमने आपस में जोड़ लिया। तो मींस कि अगर मैं कहती कि +3 से -1 में जा रहा है, तो मतलब वो आपस में काफ़ी दूर हो जाते हैं। अगर आप नंबर लाइन में देखें तो +3 जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और -1 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनका आपस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू +3 और +4 के, ठीक है। लेकिन आंसर दोनों तरीके से ठीक आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ द, यानी थर्ड स्टेप है ड्रॉ अ ब्रिज बिटवीन। ये आपने लाइंस लिखनी होती हैं, बहुत शॉर्ट, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके लिखिएगा, लेकिन ये मस्ट आपको लिखनी होती हैं, ठीक है। ड्रॉ अ ब्रिज बिटवीन द सेम एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज्ड, ऑल्सो राइट इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था ना, तो उसके दरमियान में आपने बस उन्हीं में आपने ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करना है और चेंज जो हो रहा है वो भी शो करना है। यानी +3 से +4 में जा रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो माइनस साइन के साथ आप लिखेंगे। इसी तरह ये 0 से -1 में जा रहा है, तो अब आप क्या लिखेंगे कि अब यहाँ पर आपके पास एक क्लोरीन तो नहीं है ना, आपके पास कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन्स हैं, तो 2 क्लोरीन्स जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो आप +1 के साथ 2 लिखें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 क्लोरीन्स हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करें, ठीक है। अभी आपने जो है ना इक्वेशन के दूसरी तरफ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है नहीं है, इस चीज़ पे आपने फोकस नहीं करना। अभी आप बस इस तरफ जो है ना काम कर रहे हैं, इस तरफ, ठीक है। यानी यहाँ से जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस पे फोकस किया कि यहाँ पे 2 हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यहाँ पर 1 है, 1 क्लोरीन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो ये क्या कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर 1 क्लोरीन है तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। अब ये कैसे इक्वलाइज होंगे, पहले देखें पिछले स्टेप तक जितना किया था वो जल्दी से लिख लिया, ठीक है, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखें, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन्स को और इस इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है, तो इसका मतलब है मुझे इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो हम खुद से काम कर रहे हैं खुद से, तो वो हमने इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी करना है, रिएक्टेंट्स के साथ भी करना है, और प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट्स के साथ भी करना है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स लॉस एंड गेन तो बराबर कर दिया है, देखें +2 -2, लेकिन जो खुद से कोएफिशिएंट लगाया है वो रिएक्टेंट के साथ भी स्टार्ट में लगाना है और प्रोडक्ट के साथ भी लगाना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएं इस तरफ। अब इस तरफ देखें, इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन तो बराबर है, लेकिन इसके एटम्स इक्वल नहीं हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 एटम्स हैं और यहाँ पर 1 एटम है, तो आप सिंपल यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर आपने सारा का सारा इक्वलाइज कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन सब कुछ इक्वल हो गया, ठीक है। बेसिकली आपने इसी फोर्थ स्टेप पे सारा ज़्यादा काम करना है, ठीक है। अब लास्ट में आपने जो इक्वेशन आपके पास बन चुकी थी, यानी
NaClO के साथ 2 लगा हुआ था, सोडियम क्लोराइड के साथ 2 लगा हुआ था, ClO2 के साथ 2 लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये सारा कर लिया। अब आप देखेंगे क्या क्या सारे एटम्स बराबर हैं। बैलेंस द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब इसमें देखें ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, 2 to the 4, और यहाँ पे भी 2 to the 4 हैं। सोडियम 2 है, सोडियम भी 2 हैं। ठीक है, क्लोरीन बराबर नहीं है क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर आज आ रहे हैं 2 और यहाँ पर कितने हैं 2। ठीक है, यहाँ पर भी 2 हैं, 4 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 to the हाँ, बल्कि ये सब के सब बराबर हैं, इसमें कुछ भी आपने नहीं लगाना। ठीक है, यानी ये इक्वेशन बैलेंस है, यानी यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, तो ये टोटल 4 क्लोरीन हो गए, और यहाँ पे भी 2 क्लोरीन और यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, 4 क्लोरीन। तो ये 4 क्लोरीन के साथ बराबर है। तो आपको अभी कुछ भी नहीं करना, कोई भी कोएफिशिएंट कहीं भी नहीं लगाना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सेक्शन बी 2016 का जो फर्स्ट पेपर है उसका सेक्शन बी 1 से लेकर 19 तक सारे के सारे क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। और आप देखें कि यहाँ पर जब आप पीछे से 6-7 पेपर्स जो हैं वो तैयार करके आ रहे हैं और तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और जो स्लाइड चेंज के साथ जो है वो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब नया क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेगा, 1 या 2 अगर कोई नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बाकी सब के सब पिछले ही रिपीट हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सबसे पहले आपने पेपर स्टार्ट किया 2013 के फर्स्ट पेपर से, तो आपने इतना अच्छा तैयार करना है, इतना अच्छा तैयार करना है कि आगे तो वो सब कुछ रिपीट हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।